हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसमें जो ज्योग्राफी विषय है, सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी सेगमेंट है, भूगोल का सेगमेंट है, उसकी हम एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ठीक है, जिसमें DSSB के सिलेबस में मेंशन जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, टॉपिक में हमें ध्यान देना होगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। उन टॉपिक के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश पूरी सीरीज में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की है, जिसके जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं का उदय, आकाश गंगाओं का विकास, तारे का विकास, इसके जन्म की अवधि वगैरह, और इसके अलावा तारे का विनाश या इसकी मृत्यु कैसे होती है। फिर इसके बाद हमने खगोलीय पिंडों के बारे में भी समझा कि खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं, किनके नामों से जाना जाता है, इनकी परिभाषाओं के संदर्भ में देखा। हमने सौरमंडल को समझा, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब आज हम समझने की कोशिश करेंगे पृथ्वी की भूगर्भ की उत्पत्ति को। या समझिए कि जो भूगर्भ है, पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, वह कैसे निर्मित हुआ है, उसमें गहराई में अंदर की ओर जाने पर तापमान का वितरण कैसा है, घनत्व का वितरण कैसा है। इसके साथ साथ जब आप जैसे ही भीतर की ओर जाते हैं तो इसमें तापमान घनत्व में जो डिफरेंस आ रहा है वे कैसे आता है। ठीक है, तो इसके यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुख्यतः आधारित किस पर है, ध्यान रखिएगा, वह आधारित है भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। इस पर पृथ्वी जो है हमारी, हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की बात करें तो सबसे जो आंतरिक हिस्सा है उसे हम कहते हैं कोर। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है, यदि आप बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करेंगे तो पहले नंबर पर आएगा क्रस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है उसे हम कहते हैं प्रावार। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे मेंटल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रावार, या आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे मेंटल भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज कोर, जो सबसे अंदर का हिस्सा है, यहाँ का तापमान सर्वाधिक है। अमूमन पाया जाता है कि यहाँ पर जो भी लौह तत्व है, ध्यान रखिएगा, अंदर या भीतर जो पदार्थ पाया जाता है उसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पृथ्वी के भीतर वाले हिस्से के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि भीतर का हिस्सा तो इतना अधिक गर्म है कि इतनी गहराई तक जाना तो लगभग असंभव है ना। और इसके बाद हमें यह भी पता है कि जब हम पृथ्वी की भूपर्पटी में भीतर की ओर प्रवेश करते हैं तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया जाता है, हालांकि 1 किलोमीटर के बाद भी ये डिफरेंस समझ में आने लगता है कि जैसे ही हम भूपर्पटी में भीतर की ओर प्रवेश करते हैं तो तापमान बहुत तेजी से अंदर की ओर क्या है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आखिर किन साधनों की वजह से यह पता किया गया कि पृथ्वी में अंदर की ओर जाने पर, भीतर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता जा रहा है, घनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। कैसे यह अनुमान लगाया गया, क्योंकि हम जिस भूपर्पटी में रह रहे हैं, हम पृथ्वी के जिस हिस्से में, क्रस्ट में या स्थल भाग में हम जो जहां रह रहे हैं, ये स्थल भाग, यहाँ पर जो भी विविधताएं होती हैं या धरातल पर जो भी हमें भू आकृतियां देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे जीवन को, आप कह सकते हैं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो मानव जीवन को प्रभावित करने वाले इन सभी कारकों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी के अध्ययन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भूगर्भ की जानकारी के साधन के बारे में जानना। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह लगभग, देखिए, है ना, हम जब पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे, देखिए पृथ्वी का केंद्र है, मान लीजिए यह, ठीक, त्रिज्या कैसे कहते हैं, जब परिधि से आप केंद्र की ओर जो रेखा खींचेंगे उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या।
ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की जब बात की जाएगी तो यह लगभग कितनी है, 6370 किलोमीटर। अब इतनी गहराई पर कोई वैज्ञानिक जा तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। लगभग आप देखिए पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में जो भी जानकारियां हमें मिली हैं वो कहीं ना कहीं सही भी बैठ रही हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। फिर इतने भीतर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो हमें दो स्रोतों से मिली है, दो सोर्सेस से मिली है। इसके दो साधन हैं, कौन कौन से? पहला साधन है प्रत्यक्ष साधन, आप डायरेक्ट जहां से पता कर पा रहे हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष साधन या इसे हम परोक्ष साधन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की या पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त की गई, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष स्रोत की जब हम बात करेंगे, है ना, तो ध्यान रखिए प्रत्यक्ष सोर्सेस का मतलब है कि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं किससे? जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से में चट्टान है, ठोस अवस्था में जो चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानों का जब हम अध्ययन करते हैं, इसके अलावा खनन करने के बाद जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, उन चट्टानों का जब हम अध्ययन करते हैं, उन चट्टानों के अध्ययन के फलस्वरूप ही जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, उनके आधार पर हम कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष यहाँ पर अध्ययन किया है, जिसमें जो सबसे आसानी से उपलब्ध साधन क्या है? ठोस पदार्थ जैसे धरातलीय चट्टानें। जब हम धरातलीय चट्टानों की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका में जो सोने की खदान है, ध्यान रखिएगा, क्या? सोने की खानें, सोने की खानों का लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक खुदाई की गई, और इतनी गहराई में जब खुदाई करने के बाद इतनी गहराई में जानकारी इकट्ठी की गई इन खानों के माध्यम से, इन चट्टानों के माध्यम से, तो पाया गया कि इस गहराई पर जा पाना तो असंभव है, क्योंकि खुदाई के माध्यम से ही आपने जानकारी, अब खुदाई के माध्यम से जो पदार्थ बाहर निकल कर आया, जो चट्टानें बाहर निकल के आई, खनन के अतिरिक्त वहां जो भी और परियोजनाएं चली, तो छानबीन हुई, और छानबीन के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र में क्या कैसे बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष साधनों में खनन या ठोस पदार्थों की हम बात करें तो जो धरातलीय चट्टानें हैं उनके माध्यम से पृथ्वी की जानकारी या पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी पता करने की बात यहाँ निकलकर सामने आती है। ठीक है, खनन के अतिरिक्त भी वहां दो प्रकार की परियोजनाएं चलती हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष साधनों की ही हम बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सोर्सेस की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर दो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक समुदाय हैं विश्व में, तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक समुदायों ने दो प्रकार से यहाँ परियोजनाएं चलाई। अब ये दोनों प्रकार की परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं थी? तो एक परियोजना है जिसमें जो समुद्र है उसमें गहराई तक क्या किया जाता है? ड्रिलिंग की जाती है, इसे कहते हैं डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा पहली परियोजना क्या है? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत गहराई में, समुद्र के गहराई में खुदाई करके जो पदार्थ प्राप्त होता है उसके माध्यम से कुछ क्या निकाले गए? डेटा को निकाला गया, और उसके माध्यम से कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई पृथ्वी के भीतर की या आंतरिक हिस्से की। ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओशन ड्रिलिंग में जो ड्रिलिंग शब्द है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्रवेधन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी है वह क्या है? इंटीग्रेटेड, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, समन्वित समुद्री या महासागरीय प्रवेधन परियोजना। ध्यान रखिएगा प्रवेधन यानी क्या होता है? ड्रिलिंग करना। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो दो प्रकार के प्रोजेक्ट चलाएगा, और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी हमें जानकारी डेटा इकट्ठी हुई, उस डेटा के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष जानकारी इकट्ठी की। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और थोड़ा बहुत पृथ्वी की, या आप कह सकते हैं अधिकांश किसका? पृथ्वी के बाह्य संरचना के बारे में, क्योंकि जो अंदर का भाग है, आंतरिक हिस्सा है पृथ्वी का, वहां पर पहुंचना क्या है? असंभव है। फिर भी वैज्ञानिक समुदायों ने यह कोशिश की कि हम पता करें कि आखिर
पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कैसा है, पृथ्वी के भीतर जो आकृति है, जो संरचनाएं हैं, वे कैसी हैं, इनके बारे में पता किया गया। तो प्रत्यक्ष साधन तो बहुत कम ही मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी कई सारी जानकारियां इससे प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष साधनों में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वह है ज्वालामुखी उद्गार। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार। यहाँ ज्वालामुखी से संबंधित जो घटनाएं हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी में जो पृथ्वी का, मान लीजिए यह आंतरिक हिस्सा है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से जो मैग्मा पिघलकर, गर्म गलित चट्टानें हैं, वो पिघलकर ऊपर की ओर आती हैं। यह लावा जो बाहर की ओर आता है, इस लावा से क्या होता है, प्रयोगशाला में अध्ययन होता है। तो प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए जब इस लावा को ले जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह भी सहायक है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में, भूगर्भ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष साधनों में हमने क्या देखा, प्रत्यक्ष साधनों में दो प्रकार से, एक तो विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं चल रही हैं ओशन महासागर में, उसके माध्यम से, दूसरा जो धरातल पर ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, इनके माध्यम से डेटा इकट्ठा किया गया, और तीसरा ज्वालामुखी उद्गार। इसमें इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि हम पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये था प्रत्यक्ष क्या क्या हमारे पास प्रमाण है। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष जानकारी। अप्रत्यक्ष जानकारी की जब हम बात करेंगे, तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या? अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आपको पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से या पृथ्वी पर जो भी चीज प्राप्त हुई है, जो पदार्थ प्राप्त हुआ है, उस पदार्थ के गुणधर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जब आप उसकी गुणधर्म पर विश्लेषण करते हैं, जब आप किसी पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण करते हैं, तब भी आप अनुमान लगा पाएंगे कि वह पदार्थ कहां पर प्राप्त हुआ, कितनी गहराई पर हो सकता है, और यानी पृथ्वी की गहराई में कितने प्रकार के पदार्थ किस किस गुणधर्म के साथ पाए जाते हैं। और इसी के आधार पर बताया गया कि जैसे ही हम पृथ्वी में भीतर की ओर जाते हैं, अंदर गहराई की ओर जाते हैं, तो पृथ्वी में तापमान में अधिकता देखने को मिलती है, घनत्व में अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष प्रमाण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वह है पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण करना। पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, और इसी विश्लेषण के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां पृथ्वी के भूगर्भ की प्राप्त हुई। जब हम पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण पर ध्यान देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले खनन क्रिया से प्राप्त जो पदार्थ हमें मिला है, खनन क्रिया से प्राप्त जो पदार्थ हमें मिलता है, उसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि कैसे तापमान में, दबाव में, जैसे ही हम गहराई में प्रवेश करते हैं, तो कैसे पदार्थ के तापमान में, घनत्व में, और जैसे ही गहराई में जाते हैं तो दबाव में वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में, पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो रही है पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में प्रवेश करने पर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, दबाव में वृद्धि हो रही है, प्रेशर में वृद्धि हो रहा है। इसके साथ ही यह भी देखने को मिला कि जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी में आंतरिक हिस्से में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान और दबाव में वृद्धि के साथ साथ, प्रेशर में वृद्धि के साथ साथ डेंसिटी, घनत्व में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तो खनन क्रिया से प्राप्त जो भी चीजें थी उसके बारे में हमने देखा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने समझने की कोशिश की। इसके अलावा जो दूसरा है वो है उल्का, जो उल्का पिंड या उल्काओं का विश्लेषण, उल्काओं का विश्लेषण या उल्काओं का अध्ययन। जैसे कोई उल्का मान लीजिए पृथ्वी से टकराया, हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी ही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक पदार्थ बहुत तेजी से विस्तारित हुआ। ठीक है, सेकंड के कुछ क्षण में, अल्पांश में, ये पदार्थ विस्तारित हो गया, वितरित हो गया, फैल गया। अब देखिए, पृथ्वी भी उसी पदार्थ से निर्मित हुई है, उल्का पिंडों का निर्माण भी उसी पदार्थ से हुआ है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का निर्माण भी, अन्य आकाश गंगाओं का निर्माण भी उसी पदार्थ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन उल्काओं के अध्ययन के फलस्वरूप हमें यह जानकारी मिलेगी कि आखिर पृथ्वी किस पदार्थ से निर्मित हुआ है, पृथ्वी किस पदार्थ से निर्मित हुई है, और इस पदार्थ की प्रकृति क्या है, इस पदार्थ का गुणधर्म क्या है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं उल्काओं का जब विश्लेषण होगा, उल्का पिंड का जब अध्ययन होगा, तो इन पिंडों के अध्ययन से, उल्का के माध्यम से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ है, इससे जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है, इस पदार्थ से हम पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी की संरचना भी किससे मिलती जुलती है? उल्का पिंड की संरचना से मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि जो उल्काओं का अध्ययन है यह भी कैसे है, कहीं ना कहीं हमें जानकारी प्रदान करेगी पृथ्वी के अध्ययन के लिए। तो उल्काओं का अध्ययन हमारे लिए अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में ध्यान रखिएगा है, उल्काओं का अध्ययन इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष सोर्सेस में ध्यान रखें, पहला खनन क्रिया के माध्यम से जो पदार्थ है भीतर की ओर जैसे जाते हैं तो तापमान दबाव में वृद्धि के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि देखने को मिलती है, और इससे हमें कई चीजें हम आंक सकते हैं पृथ्वी के भीतर हिस्से में। और जैसे ही आप जाते देखिए, तापमान में वृद्धि हुई, दबाव में वृद्धि हुई, डेंसिटी में वृद्धि हुई, घनत्व में वृद्धि हुई, तो जो पृथ्वी की मोटाई है, पृथ्वी की जो परत है, इस पृथ्वी की मोटाई की परत में जैसे ही हम भीतर की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से जो मान निकलकर प्राप्त होगा, इस मोटाई में जो मान निकलकर प्राप्त होगा कि तापमान में वृद्धि कितनी हुई, इसके अलावा दबाव में वृद्धि कितनी हुई, डेंसिटी में वृद्धि कितनी हुई, तो ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, उल्काओं का विश्लेषण देखिए, सेम प्रोसेस के माध्यम से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है, पिंडों का उसी पदार्थ से, और उसी पदार्थ से उल्का पिंड का भी निर्माण हुआ है। तो इनके पिंडों के अध्ययन के माध्यम से भी पृथ्वी का अध्ययन पता कर किया जा सकता है, पृथ्वी के पदार्थ का अध्ययन किया जा सकता है, पृथ्वी के बारे में विभिन्न विश्लेषण किया जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में किस प्रकार का पदार्थ होगा जो कि उल्का के भीतर भी होता है। ठीक है, और अन्य कारणों की यदि हम बात करें तो जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, ये अन्य अप्रत्यक्ष साधन के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, ठीक है, या आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अलावा भूकंप। तो हम आगे के सेशन में भूकंप के बारे में भी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की जब हम बात करते हैं तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है, मान लीजिए पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से जैसे ही आप ध्रुव की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पर ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा में ध्रुवों का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वह कम होता है, ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही विषुवत रेखा से हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे क्या पता चलती है कि पृथ्वी के भीतर अंदर क्या है? पदार्थों का वितरण क्या है? असंगत है, असंगत है। पदार्थों का वितरण क्या है? असंगत है। इसके अलावा ठीक यही हम चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी के धरातल पर या हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, कहां पर कौन सा या लौह तत्व कहां पर पाए जाते हैं, इनके वितरण का अध्ययन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण भी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, और भूकंप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूकंपी तरंगों के माध्यम से, भूकंपी तरंगों का किस क्षेत्र में प्रवेश होता है, कौन सी तरंग कितने किलोमीटर तक जाती है, ये सभी चीजें डिसाइड करते हैं कि आखिर पृथ्वी के भीतर कैसे कैसे क्षेत्र मौजूद हैं, कौन से पदार्थ मौजूद है, कौन सा पदार्थ ठोस है, कहां पर यह द्रवित अवस्था में है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भूकंप। ठीक है, तो अगली वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम भूकंप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि भूकंप क्या है, फिर हम समझेंगे विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और याद रखिएगा, ध्यान रखें इसमें क्या हमने पढ़ा। भूकंप, जो भूगर्भ है, जो पृथ्वी है, उससे ज्ञात करने के लिए कौन कौन से साधन थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। शुक्रिया।